हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या था वो देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सोशल कंडीशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। ओके, तो इस काल में आपका रक्त संबंधों को बहुत महत्व मिलता था। ठीक है, एक होता है किनशिप, एक होता है किनशिप। तो किनशिप में बेसिक होता है कि आपका रक्त संबंधों को बहुत महत्व मिलता है। और समाज में जनरल जो अपने सामाजिक के जो प्रभुत्व को बढ़ाना होता है या कुछ जो भी जिन जनरल कर रहे हैं, तो रक्त संबंधों के हिसाब से आप ये कर रहे हैं। ठीक है, इस काल में होते होते आपके परिवार को भी थोड़ा सुदृढ़ हो गया था। ये खेती उती प्रॉपर होने लगा तो जगह परिवार सुदृढ़ हो जाएगा। और कुलप का भी इंपॉर्टेंस बढ़ा हुआ था। कुल और कुलप का, कुलप जो परिवार का मालिक था, कुल जो मतलब परिवार था। ठीक है, और फिर किंगशिप में आता है कि राजत्व के हिसाब से होता है। कोई राज्य है और राज्य के हिसाब से इसमें में भारत में रहता है, तो भारत के हिसाब से सभी हमें भारतवंशी हैं। ठीक है, या भारतवासी हैं, भारतवंशी नहीं होगा, भारतवासी होगा। तो एक देश से जुड़े हुए हैं तो ये किंगशिप के हिसाब से एक इस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मतलब पांडवों के राज में है तो पांचाल मतलब क्या कहते हैं कि हस्तिनापुर वासी हो गए, उस हिसाब से है। तो जो वासी वाला खेला है कि बहुत सारी जनता आ जा रहा है, वो ब्लड रिलेशन से जुड़ नहीं सकता है, वो सब तो नहीं जुड़ सकता है, कुछ लोग जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो वो किंगशिप में आता है। और किंगशिप में है कि जो रक्त संबंध से जो पारिवारिक रिश्ते से चाचा मामा देश दैट करके जो जुड़ते चले जा रहा है वो किंगशिप में है। तो इसका महत्व तो बढ़ गया था। ठीक है, और परिवार का भी महत्व है और परिवार का जो मालिक है उसका भी महत्व बढ़ गया था। ठीक है, और परिवार का मालिक का हालत ये था कि वो अपने बच्चे तक को बेच सकता था। हालत ये था, इतना प्यारा पावर मिल गया था। एक एग्जाम्पल भी मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जब 100 गायों के बदले में अपने बच्चे तक का बेच दिया था। जब विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को एक साथ अपने घर से निकाल दिया था। सोचिए परिवार का मालिक या क्लब को कितना ताकत मिल गया था। ठीक है, तो परिवार काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। जो मेल पुरुष था, जो परिवार का मालिक था, उसके पास बहुत ज्यादा ताकत आ गया था। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि आपको ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्याज है और शूद्र है, ये चारों। तो जो ये है आपका वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, तो इनका व्यवस्था आपका समाज में स्थापित हो गया था। ऋग्वैदिक काल में शुरुआत था। ऋग्वैदिक जब खत्म होने से लगा था, जब खेती में भी कुछ शुरुआत हुआ हो तब हुआ हो। वैसे भी ये 10वां मंडल में है, तो 10वां मंडल को कहीं इंटरपोलेशन या बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल को सबसे पुराना माना जाता है, और पहला मंडल और आपका फिर 8वां, 9वां, 10वां मतलब बाद का माना जाता है, और 10वां मंडल को सबसे बाद का माना जाता है। और चूंकि ये 10वां मंडल में है तो जाहिर है कि ये काफी बाद का है ये। ठीक है, तो जब ऋग्वेद खत्म होने वाला होगा मैं उस टाइम भी ये हुआ होगा, तो बात का चीज है। तो मतलब ऋग्वेद खत्म हो रहा है तब मैंने भी द्वापर शुरू हुआ या थोड़ा एकदम बिगनिंग वाला खेला है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वर्ण व्यवस्था पर स्थापित हो चुका था। ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र पक्का बन गए थे। ठीक है, कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। ठीक है, और उसके बाद है कि ब्राह्मण, आपका जो ब्राह्मण कहिए उससे पहले के, उससे थोड़ा सा पीछे जाइए तो वहां पे करीब 16 तरह के पुरोहित थे। ठीक है, और उन 16 में से एक था आपका ब्राह्मण। और ब्राह्मण के हाथ में चूंकि यज्ञ करवाने का ताकत आ गया था, मतलब अपने हासिल किया ही था जाहिर है वो। और जो यज्ञ करवा रहा है तो जाहिर है कि वो भगवान से कनेक्शन वाला ये हो जाता है, तो आपके पास काफी कंट्रोल आ जाता है, पावर आ जाता है। और जब पावर आ जाता है तो ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है। तो ब्राह्मण यहाँ महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक स्थिति देखिए तो वहां पे मंत्रालय में कौन था, तो वो पुरोहित था। उत्तर वैदिक काल के मंत्रालय में कौन था, तो पुरोहित था, वहां नाम पुरोहित मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अब सामाजिक हालत क्या हो रहा है कि ब्राह्मण यहाँ पे हावी हो गया समाज में, मतलब अपने आप को प्रभुत्व को स्थापित कर लिया, क्योंकि यज्ञ इसके कंट्रोल में था, यज्ञ को करवाता था ये। और यज्ञ बहुत तरह के यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, पंचमहा यज्ञ है, हवीर यज्ञ है, सोम यज्ञ है, काफी सारे यज्ञ मिलते हैं हमें उत्तर वैदिक काल में। स्टार्ट कुछ पहले छोटे छोटे यज्ञ हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में काफी बड़े बड़े यज्ञ होने लगते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। और खर्चा का क्या असर होगा हम जैन और बौद्ध काल में देखेंगे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण का हो गया। और क्षत्रिय में है तो क्षत्रिय लोग भी थोड़ा पावर बढ़ गया, और पावर इनका इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अब लोहा का हथियार के रूप में उपयोग होने लगता है। जब लोहा का हथियार आ जाएगा तो जाहिर है किसी को मारना हराना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आम जनता के पास लोहा का हथियार नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो लोहा का हथियार ने क्षत्रियों के पोजीशन को बहुत मजबूत कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इस खेल जगह पे एक प्रॉब्लम और आ जाता है कि ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझे और क्षत्रिय अपने आप को सुपीरियर समझे। तो यहाँ पे कुछ हद तक एक टसल टाइप का दिखाई देता है दोनों के बीच में, जो कि सतपथ ब्राह्मण में एक दिखता है कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों से भी ज्यादा सुपीरियर माना गया है। तो अगर इन जनरल समाज में क्या माना जाता था कि ब्राह्मण सुपीरियर है, सबसे ऊपर में है, और सतपथ ब्राह्मण लिख रहा है कि नहीं क्षत्रिय लोग मतलब ब्राह्मणों से बेहतर जगह ये पे थे, बेहतर पावर मतलब सुपीरियर थे। तो दिख रहा है कि कुछ तो दोनों के बीच में टसल चल रहा है। टसल किस बात का था कि कौन कितना अधिशेष को हासिल कर सकता है। ये समाज में जो अधिशेष बन रहा था, ये वैश्य मतलब वैश्य लोग जो अधिशेष पैदा कर रहे थे, उस अधिशेष से कौन कितना ज्यादा ले सकता है, उसके चक्कर में इनके बीच में थोड़ा सा टसल था। और टसल था, लेकिन वो टसल इनका अपना था। जब वैश्य शूद्र के ऊपर जब सत्ता स्थापित करना है तो ये दोनों मिलके एक हो जाते थे, तब नहीं लड़ते थे आपस में। ठीक है, आपस का इनका जो थोड़ा प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम मान लीजिए, बाकी इनको शासन करना है तो वो एक होके लड़ते थे। ठीक है, चलिए। और फिर इसके बाद है कि वैश्य लोग हैं, तो वैश्य लोग एकमात्र वर्ग था जो टैक्स दिया करता था। ठीक है, तो टैक्स देने वाला उत्तर वैदिक काल में एकमात्र वर्ग है और वो वैश्य वर्ग है। क्षत्रिय टैक्स नहीं दे रहा है, ब्राह्मण नहीं दे रहा है, शूद्र भी टैक्स नहीं दे रहा है। टैक्स कौन दे रहा है तो वैश्य वर्ग सिर्फ टैक्स दे रहा है। ठीक है, बाकी जो शूद्र है तो शूद्र तो ये तीनों वर्ण का सेवा करेगा। ठीक है, तो सेवा में उसका ये हो गया। ठीक है, लेकिन उस काल में भी वैश्य का बहुत बुरा हाल नहीं हुआ था, नहीं मतलब शूद्र का बहुत बुरा हाल नहीं हुआ था, क्योंकि शूद्रों के पास यहाँ इस समय में कुछ पैसे वाले शूद्रों का भी नाम आता है। ये थोड़ा बहुत धन था उनके पास में, एकदम से गरीब नहीं थे वो। ठीक है, रथकार जो रथ बनाता था वो भी उसी कैटेगरी में था, लेकिन था कि उससे समाज में कुछ इज्जत प्राप्त था। सूत था तो सूत का भी इज्जत प्राप्त था कुछ हद तक, क्योंकि ये राजा लोग बेसिकली रथ यूज करते थे, तो राजा का रथ बना रहे हैं, राजा का रथ चला रहे हैं, तो जाहिर है तो समाज में कुछ सम्मान तो रहेगा। ठीक है, चलिए। उसके अलावा शूद्र लोगों को धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा बाहर नहीं किया गया था, क्योंकि ये लोग सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। ठीक है, और राजसूय यज्ञ जो होता था जहाँ पे राजाभिषेक वाला किए होता था, तो उसमें भी ये भाग ले सकते थे। मतलब दो जगह ऐसा है जिनको इनको देखने और जाने का छूट मिला हुआ था, मतलब सामाजिक रूप से बहुत बहिष्कृत नहीं थे उस समय में। बाद में धीरे धीरे इनका बढ़ेगा, छुआछूत भी आ जाएगा, समाज से बहुत जगह मतलब बहिष्कृत भी होंगे। हालात तक देखते हैं कि मतलब गांधी जी हैं, अम्बेडकर जी हैं, हम लोग टेम्पल एंट्री का मूवमेंट चलाते हैं ये लोग कि मंदिर में घुस सके, तो मंदिर में भी घुसने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस हाल तक का समाज का हालत बिगड़ गया था इनके साथ। ठीक है, तो उस समय में हालत इतना नहीं बिगड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस काल में एक चीज और है कि आपका छुआछूत अभी नहीं आया है। ठीक है, छुआछूत का पालन अभी नहीं शुरू हुआ था वहां पे। और फिर इसके अलावा है कि आपका गोत्र व्यवस्था आपका इसी समय स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है कि गोत्र व्यवस्था
भारतीय इतिहास में कब शुरू हुआ था? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था शुरू हुआ था। और गोत्र व्यवस्था बेसिकली था क्या? तो गोत्र में बेसिकली गोत्र के नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो गो से क्या कर सकते हैं? गाय कर सकते हैं। तो गाय लोग को जहां रखा जाता था, ठीक है, उसको काउ पेन बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं, काउ पेन, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं याद आ रहा है वैसे अभी, ठीक है। तो गाय लोग को जहां बांध के रखा जाता था, कोई भी घर में होता है ना, गाय बांध कर रखते हैं उस जगह को, तो उस जगह से निकला है आपका गोत्र नाम, ठीक है। और उसी हिसाब से पहले शुरुआती दौर में यही था, नाम के रूप में जिस शब्द का मतलब है, तो काउ पेन है, यहाँ गाय लोग को बांध के रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कि शुरुआती दौर में गोत्र से ब्राह्मणों में पाया जाता था, ठीक है, गोत्र से ब्राह्मणों में पाया जाता था, और ब्राह्मणों से ये वैश्य और क्षत्रिय में आया था। बाद में तो सब में बढ़ जाएगा गोत्र, ठीक है। तो ये था, तो काउ पेन का ये है, शुरुआती दौर का ये है। और बाकी शुरुआती दौर में करीब 7 गोत्र थे, बाद में एक और एडिशन हो जाता है, तो 8 गोत्र बनते हैं। क्या क्या थे तो अभी बताते हैं इसको मिटा के। तो ये हमारे 8 गोत्र हैं, ठीक है, जो इन जनरल समाज में हम देखते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और गोत्र हैं तो उनके सोर्सेस में भी अलग है, लेकिन जो इन जनरल जो प्रमुख वाले हैं वो ये हैं, ये 8 गोत्र हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे इनके गोत्र अलग हो गए, तो उनका जो जो जिस स्टॉक से वो बिलोंग करते हैं, आर्य हैं अनार्य हैं क्या है, वो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर जो उस काल के हिसाब से देखना है तो ये 8 गोत्र है। तो विश्वामित्र मतलब वहां देखिए ऋषि के नाम, जो गोत्र जो बांटा गया वो ऋषि के नाम पे बांटा गया है, ठीक है। तो वो है विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भृगु और अगस्त। ये 8 ऋषि, ये 8 गोत्र है। अगस्त ऋषि को ये अनार्य ऋषि के हिसाब से कुछ हद तक देखा जाता है इन्हें, ठीक है, ये बाद में आते हैं। बाकी शुरुआती दौर में ये 7 ऋषि थे, और ये 7 के नाम पे आपका गोत्र था या गोत्र सिस्टम शुरू हुआ था, ठीक है। तो विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये जो 4 नाम है, ये हमें ऋग्वेद के रचयिता के रूप में भी ये हमें मिलते हैं। जब ऋग्वेद का रचना हो रहा था तो 2 से 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल था। तो इसमें ये जो 6 मंडल है यहाँ पे, तो इनमें से 4 का रचना इन्होंने किया था, और इनका नाम मे भी अभी तक याद हो, क्योंकि जब मैंने वैदिक लिटरेचर करवाया था तो मैंने इस 4 को याद करवाया था। विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये 4 ऋषि तो ऋग्वेद के रचना में भी शामिल थे। बाकी जो 3 आते हैं वो है कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि और भृगु ऋषि, ठीक है। ये 3 ऋषि आते हैं। तो इनको याद करने के लिए छोटा सा कोड टाइप पे कर सकते हैं, वो है कि काश गौतम भागता, अगर ये याद रहेगा तो ये याद हो जाए। कश्यप, काश, गौतम का तो गौतम हो गया, भृगु का भागता, ठीक है, ये याद रहेगा तो ये याद आराम से रहेगा। कश्यप, गौतम और भृगु, तो 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भृगु, और बाद में जो आता है वो है अगस्त्य। तो ये अगस्त ऋषि, तो अगस्त मुनि से आता है अगस्त ऋषि, ये सब मुनि सब ऋषि लोग थे, उन्हीं से वंश को माना जाता है। और इसका भी शुरुआत फिर परम पुरुष जो आपका ब्रह्मा माना जाता है, तो वहां से शुरुआत है। फिर उसका ब्रह्मा से ये 7 में गया, ये 8 में जैसे कर लीजिए, और उसके बाद से फिर आगे फैलेगा ये गोत्र व्यवस्था, ठीक है। और शुरुआती दौर में गोत्र से बाहर से शादी करना है, तो वैसा कुछ उत्तर वैदिक काल में गोत्र से बाहर करने का सिस्टम नहीं था। पहला बार जो गोत्र से बाहर शादी करने का सिस्टम आता है वो आता है कसूत्र काल में, या फिर महाजनपद का काल कर लीजिए, उस काल में आता है आपका गोत्र से बाहर शादी करना है, ठीक है। इसके पीछे भी एक साइंस है, ठीक है। उस समय का साइंस किस हिसाब से देखते हैं, साइंस में भी साइंस जानते ही होंगे ऑब्वियसली, जानते थे तभी इस सिस्टम को बनाया कि यहाँ गोत्र से बाहर शादी करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो बहुत कुछ फायदा भी होता है, आप आज के समाज में भी फायदा होगा वैसे इससे। तो इसमें
तो इसमें बेसिकली होता है कि अगर अलग गोत्र से शादी करते हैं, ठीक है, तो जो आपका अगला जनरेशन आता है वो आपका ज्यादा स्वस्थ पैदा होता है, ज्यादा हेल्दी होता है, मेंटली फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर सेम गोत्र में शादी होना शुरू हो गया तो इससे होता है कि जो अगला जो प्रोजिनी आता है, जो अगला बच्चा निकलेगा वहां से उस कपल से, तो वो है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि गोद से बाहर करने में वो होता है। ठीक है, कि जैसे एक बेसिक कहानी टाइप का बताते हैं कि मेरा ही कोई रिश्तेदार था, उसको मतलब बकरी पालन करना था। ठीक है, तो बकरी पालन एक जो बड़ा वाला बकरा होता है जो काफी बड़ा आता है, वो तो उसको मतलब पालन करना चाहता था, मतलब करवाना चाहता था बेसिकली वो दूसरों से, आप खुद नहीं करना चाहता था वो। तो वो गया एक जगह देखने के लिए, तो देखा कि जो उसके बड़े वाले जो है बकरे हैं वो तो हैं, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो काफी छोटे छोटे थे और ज्यादा ग्रोथ उनका हो नहीं रहा था। ठीक है, कमजोर भी थे और ग्रोथ भी नहीं था उनका। उनके माँ बाप क्या है कि बड़े वाले बकरे के बकरा बकरी हैं, वो बड़ा वाले नस्ल के, लेकिन बच्चों का ग्रोथ, तो बच्चों का ग्रोथ ही नहीं हुआ था उस तरीके से। क्यों? क्योंकि उनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, तो वो आपस में ही करवा रहा था, वो तो बाहर से बकरा नहीं ला रहा था और उसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहा था। ठीक है, तो एक छोटे से बकरी के एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर सेम स्टॉक में अगर आपका मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहां ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, मेंटल फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए गोद से बाहर शादी करना काफी अच्छा होता है। गोद से बाहर कीजिए, जाति से बाहर कीजिए या धर्म से बाहर कीजिए, ठीक है, दूसरे देश में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने नए नए जीन्स आएंगे उससे काफी फायदा होता है और उससे जीन्स भी मजबूत होता है और ग्रो भी करता है। बेसिक बायोलॉजी के हिसाब से या जेनेटिक्स के हिसाब से इसको कर लीजिए। ठीक है, तो वैसा है। तो सोचिए कि उस समय के लोग भी कितने समझदार थे, किस चीज को समझते थे, और इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि गोत्र से बाहर शादी करना है। ठीक है, और ये नियम आपको आदिवासियों में भी पाया जाता है कि आदिवासी भी गोत्र से बाहर शादी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 8 गोत्र। और गोत्र से बाहर शादी करने का कॉन्सेप्ट कब आया, गोत्र कब आया, तो उत्तर वैदिक काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, कि गोत्र उत्तर वैदिक काल में आया था, और ये आपको पहले 7 गोत्र, ये 8 गोत्र, सब ऋषियों के नाम से है, और ऋषियों के नाम याद रह जाए तो अच्छा है। और बेसिकली समाज में जी रहे हैं तो बेसिकली इनका नाम ऐसे भी पता होगा, वैसे तो याद रखना ज्यादा आसान है वैसे। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं कि इस काल में आपका औरतों का क्या स्थिति था। ठीक है, तो औरतों का स्थिति में था कि इस काल में औरतों का स्थिति में पहले से पतन हो गया था। पिछला वाला कुछ था, बाकी कुछ हद तक इनका पतन हो गया था। और इस काल में आपका औरतों के जब महिलाओं या बच्चियों के जन्म को आपको डिस्करेज किया जाता था, और भगवान से जो प्रार्थना किया जाता था वो लड़कों के लिए किया जाता था कि पुत्र दे। अभी भी सुनते हैं पुत्रान देई। ठीक है, तो पुत्र दे, तो पुत्र दे का ज्यादा कॉन्सेप्ट था। पुत्रान यानी पुत्री दे, दे वैसा कहीं मंत्र में मैंने आज तक नहीं सुना होगा। ठीक है, तो पुत्र मतलब पुत्रियों के जन्म को डिस्करेज किया जाता था। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इनको काफी हद तक क्या कहते हैं कि जैसे सभा समिति था, तो सभा समिति से भी अब इनको जाना बंद करवा दिया गया। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था या राजनीतिक अधिकार महिलाओं के पास था, तो उससे अब इन्हें बाहर कर दिया गया। ठीक है, कि राजनीतिक अधिकार नहीं है, मतलब सभा समिति से आप सभा समिति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में कर सकते थे, उत्तर वैदिक काल में सभा समिति में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और इस काल में इनका तुलना, और ये क्या कहते हैं आपको, शराब और मतलब शराब और जो पासा है, पासा के जो डाइस है, उससे भी तक इसका तुलना कर दिया गया है। ठीक है, तो सोचिए कि क्या हालत होने लगा धीरे धीरे औरतों का। और वैसे देखिए जैसे जैसे कृषि बढ़ेगा या लड़ाइयां बढ़ेगी, तो लड़ाई में लड़का काम आएगा। कृषि होगा तो मेन काम तो कौन करेगा, तो लड़का करेगा। तो जाहिर है कि वो उसका ज्यादा डिमांड कर रहे थे उस समाज के हिसाब से। ठीक है, तो वो वैसे इस और क्योंकि और महिलाओं का महत्व उधर घट रहा था, तो घट रहा था, तो सामाजिक हालत में भी घट रहा था इनका हालत। ठीक है, तो लेकिन समाज में क्या पूरी तरह हालत खत्म हो गया था या खराब हो गया था इनका, तो नहीं हुआ था। अभी भी विधवा विवाह का प्रथा आपका जारी था। इंटरकास्ट मैरिज या दूसरी जाति से शादी अभी भी जारी था। ठीक है,
तो देखते हैं कि कुछ हद तक कहीं कहीं अभी आपका अच्छा भी है। शिक्षा प्राप्त ये अभी भी कर सकती थी, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ऐसे कुमारा रहने वाला तो वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउन भी है और थोड़ा सा बराबरी भी है, मतलब कुछ अधिकार अभी बचे हुए हैं। ठीक है, जब बाद के काल आएगा तो और पतन आएगा औरतों की स्थिति में, तो जब दूसरा काल पढ़ेंगे तो उस समय भी औरतों की स्थिति को देखेंगे। और अभी उत्तरवादी काल के समाज में करीब करीब हमें इतना ही समझना था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम वैदिक काल के धर्म को करते हैं। थैंक यू।